आम व्यक्ति को खाद्यान्न मिल जाए, इस दृष्टि से अच्छे से किया गया। आज देश में लगभग 5 लाख से अधिक फेयर प्राइस शॉप है। इन सब पर पॉस मशीन लगाई गई। तो इतनी बड़े फैले हुए नेटवर्क में एकदम पॉस मशीन लगा के खाद्य का वितरण हो, खाद्यान्न का, इससे निश्चित रूप से बहुत पारदर्शिता बढ़ी है और आम व्यक्ति को जो मिलना चाहिए खाद्यान्न वो मिलना उपलब्ध हो रहा है। और साथ ही साथ जो फर्जीपन था वो भी इसमें से खत्म हुआ है। देश भर में 19 करोड़ राशन कार्डधारी हैं, जिनमें लगभग 80 करोड़ लोग समाहित हुए हैं। इन 19 करोड़ परिवारों में कम से कम, कहीं सबका भी है, लेकिन कम व्यक्ति का परिवार में आधार से कनेक्ट हो गया है, जिससे कि अमानत में खयानत की कोई गुंजाइश न रहे। दूसरा, राशन कार्ड से में पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई। आप दिल्ली में रहते हैं, इसके बाद अहमदाबाद में काम करने के लिए तो आपको अहमदाबाद में राशन कार्ड बनाना नहीं पड़ेगा, वही राशन कार्ड अहमदाबाद में भी काम आएगा। दूसरा, इसमें यह भी सुविधा है कि मेरा राशन कार्ड ए दुकान का है, लेकिन अगर ए दुकान पर उपलब्धता नहीं है तो मैं बी दुकान पर भी जाके राशन ले सकता हूँ। तो इसका भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और देश भर में पोर्टेबिलिटी के दौरान 2019 में 93 करोड़ लेन देन हुए थे। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो साफ तौर पर खाद्य वितरण प्रणाली को लेकर बात कर रहे थे। उस पर आपको ज्यादा जानकारी और देंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके जो हम ट्रैक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, और ये समीक्षा बैठक कोरोना के हालात को लेकर की जाएगी और किस तरह से स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उस पर बात करने के लिए सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि आज दोपहर तक हो सकती है बैठक, प्रधानमंत्री कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर करेंगे बैठक। देखिए, और आंचल, हम जानते हैं कि खास तौर से चीन में जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दी हैं, बनी है, जो जानकारी सामने आ रही है, तो उसके बाद एक तरह से भारत के भीतर किस तरह से सतर्कता बरतने की जरूरत है। कल ही हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा की गई थी, और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। और उस बैठक में जो कोविड की स्थिति है और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू, मसलन मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन और तमाम चीजों को लेकर समीक्षा हो सकेगी, एक पूरा रिव्यू हो सकेगा और हाईएस्ट लेवल पर यह रिव्यू हो सकेगा। प्रधानमंत्री को जो विभिन्न मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अन्य विभाग हो, वो पूरी जानकारी सौंपेंगे और उसके बाद आने वाले समय के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए केंद्र सरकार के इस मसले को लेकर। हम जानते हैं कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई, एक तरह से जो प्रभावी लड़ाई, हम जानते हैं एक वक्त जब भारत को कहा जाता था कि एक समस्या बन सकता है, लेकिन किस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर काम करते हुए भारत ने कोविड को परास्त किया और उससे एक तरह से बेहतर तरीके से 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पड़ चुका है। 80% लोगों का, 80% से ज्यादा लोगों का जो दोनों डोज पड़ चुके हैं। हालांकि कल की जो बैठक आई थी उसमें एक जिस बात को लेकर चिंता थी कि जो प्रिकॉशन डोज है वो बहुत कम 27-28% लोगों ने लिया है। तो इस तरह की परिस्थिति में अभी भी जो स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए। तो उसको लेकर क्या आने वाले समय में एक जागरूकता फैलाने की बात होगी। तो उन तमाम स्थितियों की पीएम मोदी समीक्षा करेंगे आज दोपहर जो बैठक होने वाली है। आचल जी, साथ ही सुधाकर, ये जो हाई लेवल मीटिंग है जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो ये अब हम कह सकते हैं साल है, इसमें अगर हम देखें जो तमाम देश, जिन देशों में इस वक्त कोविड को लेकर हाई अलर्ट जारी है, हम बात करें ब्राजील की, बात करें जापान की, चीन की, तो वहां पर नए साल और बड़े दिन की छुट्टियां हैं। तो किस तरह से उसके मद्देनजर जो तमाम अन्य देश हैं जिसमें भारत भी है, किस तरह के और कदम एहतियाती उठाए जा सकते हैं,
उसको लेकर आज बहुत कुछ निकल कर आ सकता है इस हाई लेवल मीटिंग से। देखिए, इस नई जो परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित हम जानते हैं कि चीन हुआ है। इसके अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में भी कोविड के मामलों में अचानक तेजी आई है। तो भारत में देखिए अभी तो सामान्य स्थिति है, 150 केसेस पर डे आ रहे हैं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाहर जो परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल ये तमाम चीजें होती है, तो उसके मद्देनजर हमारा जो निगरानी तंत्र है, चाहे एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की हो, रैंडम टेस्टिंग की बात हो, उस निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जो पूरी स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है कि अगर किसी तरह की स्थिति आए तो, हालांकि भारत के बारे में अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक तो जो नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन अभियान चला हम पीएम मोदी के नेतृत्व में, हम जानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डोज कहीं पड़ा है तो भारत में पड़ा है, और भारत का जो वैक्सीन है वो भी एक प्रभावी वैक्सीन। हम जानते हैं कि चीन के वैक्सीन को लेकर अभी भी सवाल उठते रहे हैं, उसका कोई जो प्रतिष्ठित जर्नल में उसका कोई डाटा भी नहीं है। तो उस तरह की चिंताएं भारत को लेकर नहीं है, लेकिन जरूर सतर्क रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, तैयारियों को एक तरह से मजबूत रखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी का ध्यान हो सकता है। तो बाकी वो प्रिकॉशन डोज को लेकर और भी ज्यादा बिल्कुल। और क्योंकि सुधाकर, हमने अभी जिस तरह से डॉक्टर वीके पॉल जो कि नीति आयोग स्वास्थ्य के सदस्य हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि निगरानी तंत्र काफी मजबूत है, लेकिन एक कोविड प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है, जो हम कहीं ना कहीं जिससे हटते जा रहे थे, उसको अभी भी निभाना बहुत जरूरी है, और प्रिकॉशनरी डोज को लेकर सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से भी आज की ये बैठक काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, क्योंकि अगर परिस्थिति इस तरह की आ रही है तो उस हिसाब से कदम उठाए जाने की जरूरत है, और उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि जो, और देखिए ये आम लोगों के लिए भी है कि अगर हमने, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन से हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। देखिए इस वक्त स्थिति अगर देखें तो पूरी दुनिया में हर हफ्ते 35 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, और उसमें भारत के मामलों की बात की जाए तो सिर्फ 1200 मामले भारत में आ रहे हैं। तो एक प्रभावी लड़ाई भारत ने लड़ी है। भारत में तो इस प्रोटोकॉल का अगर पालन किया जाता, मुझे लगता है कि जरूर आज जब प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक करेंगे, और उनकी तरफ से हम जानते हैं कि जब भी देश में अपील हुई है, उन्होंने जो सलाह दी है, तो उस पर एक तरह से देशवासियों ने भरोसे एक चीज सुधाकर हमने और देखी कि जिस तरह से कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है, तो जिन राज्यों से अगर केसेस सामने आ रहे हैं या पॉजिटिव जो नमूने हैं, लगातार ये कहा गया कि भाई उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए कि किस तरह से, क्योंकि ये हमेशा से ये बहुत शातिर संक्रमण है, अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में सामने आता है। तो सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो तैयारी है, जो अलर्टनेस है, वो पुख्ता कि भाई उससे पहले कि वेरिएंट अपने पांव पसारे, जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि TTT+V टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से इसको एक तरह से लेटर इन स्पिरिट में उतरे, और देखिए इसमें सबकी भागीदारी भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की जरूर मुझे कोशिश रहेगी, और इस बारे में आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात, वो लगातार इस तरह की जब परिस्थितियां जब भी बनी है तो पीएम मोदी बहुत ज्यादा जोर देते रहे कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, साथ ही साथ जो और लोग प्रभावित हो सकते हैं उन प्रभावित लोगों की भी पहचान हो, तो उस पर पीएम मोदी का बहुत भी ज्यादा जोर रहा, और वो ये बात कहते रहे कि एक प्रभावी लड़ाई जरूर हमने लड़ी है, लेकिन वो लड़ाई हमारी खत्म नहीं है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं काफी अहम है, और आज की हाई लेवल मीटिंग जो है, जो दोपहर में होगी, इस पर रहेगी सबकी नजर। आपके पास वापस आऊंगी, नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नितेंद्र, जिस तरह से सुबह भी हमने आपकी बातचीत सुनी जब आप वीके पॉल से कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो है, जिससे कहीं ना कहीं हम अगर आप ध्यान नहीं देते, उसको वापस से अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। और आज की जो बैठक, समीक्षा बैठक है, उस पर सबकी निगाहें। देखिए, मोटे तौर पे 2-3 बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि वायरस अभी हमारे बीच में है, वो गया नहीं है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने ट्वीट के जरिए संदेश लोगों को दिया है, तो हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक चीन वाले वेरिएंट की बात है, वो वेरिएंट भारत में है। जुलाई में पहले मामले की पुष्टि हुई थी, उसके बाद अब तक अगर नवंबर तक हम बात करें तो 4 ऐसे केस है जो BF7 जो वेरिएंट चाइना में अभी ज्यादा कहर बरपाया है, वो भारत में है। अगर उसका प्रसार होना होता
तेजी से, तो वो दिख जाता, क्योंकि जुलाई से लेकर के अब हम दिसंबर आखिरी की बात कर रहे हैं, तब तक वो केस दिख जाता। औसतन हम देख रहे हैं कि 150 के आसपास हमारे देश में केस आ रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रभाव उतना नहीं है। तो ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो सर्वेलेंस सिस्टम है भारत का वो बहुत स्ट्रांग है, और जीनोम सीक्वेंसिंग लगभग हर सैंपल की हो रही है, उससे ये पकड़ में आ गया है। भारत की अच्छी पोजीशन ये है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास है, हमारे पास वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, करीब करीब 80% आबादी को दोनों डोज लग गई है। लेकिन चिंता की बात सिर्फ एक है कि जो प्रिकॉशन डोज है सिर्फ 28% लोगों ने लिया है, तो प्रिकॉशन डोज बढ़ाने की जरूरत है। जो लोग भी अभी प्रिकॉशन डोज नहीं लिए वो जरूर ले लें, केंद्र सरकार का भी सलाह है, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट है डॉक्टर वीके पॉल ने भी यही बात कही। और जो प्रोटोकॉल है हमारा कोविड का, जिसमें मास्क लगाना, भीड़ भाड़ में भी अगर आप जा रहे हैं या बंद कमरे में कई लोग हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि लड़ाई में सबसे कारगर हथियार मास्क है, वैक्सीन है और कोविड प्रोटोकॉल है। और ये अगर हम अपनाते हैं अभी से तो हम मामले को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि मौसम अभी देख रहे हैं ठंड का मौसम है, इसमें क्या वायरस एक्टिव भी होता है, इसमें सीजनल इन्फ्लुएंजा भी होता है। तो अगर किसी को सिम्टम है तो वो जांच भी कराए। भारत की तैयारी पूरी है, जिसमें चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे हमारे जो जितने भी संसाधन है वो पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जरूरत है सिर्फ सावधानी और सतर्कता की। और सबसे अहम बात यह है नितेंद्र, क्योंकि लगातार जब भी हमने कोविड के तमाम वेरिएंट्स के बारे में जिक्र किया, मुझे याद है कि जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था कि जो ये वैक्सीन है वो तमाम वेरिएंट से निपटने में सक्षम है। तो उस लिहाज से जो नीति सरकार ने अपनाई स्वास्थ्य मंत्रालय के मदद से, जब हम TTT की बात करते हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा ड्राइव भारत ने चलाया। जी बिल्कुल, देखिए यही एक तरीका है। अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको पहले उसकी पहचान की जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, उस पर निगाह रखी जाए कि उसके स्वास्थ्य में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। तो ये एक अहम बात है। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि हम प्रोटोकॉल का पालन करें। तीसरी अहम बात है कि जो वैक्सीन है हमारे पास उपलब्ध, उस वैक्सीन को ले, चाहे वो प्रिकॉशन डोज हो या फिर जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वो भी ले। ये जो ये प्रोटेक्शन के जितने भी ये हथियार है, अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हम प्रसार नहीं होने देंगे। हमारे न कम्युनिटी में होगा, नहीं हमारे देश में होगा, न किसी राज्य में होगा। और यही वजह है कि कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बैठक ली, उसके बाद राज्यों में, उससे पहले स्वास्थ्य सचिव ने जो पत्र लिखा, आज आप देखिए कि सभी राज्य एक्टिव हैं। जहां पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है वहां पे सर्विलेंस को बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल पैसेंजर जो आ रहे हैं उन पे निगरानी रखी जा रही है। सभी राज्य अपने स्तर पे हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, और जो उन्होंने पहले अपने प्रोटोकॉल बनाए थे और अपने तरीके से उन्होंने निपटने की जो रणनीति बनाई थी उसको एक्टिव किया है। यानी कि राज्य भी सतर्क है, अब लोग भी सतर्क है। अब आप बात करिए आसपास में हर आदमी से, तो वो इस पे बात करता है। और मैंने देखा कल से लेकर के आज में बदलाव ये देखा कि लोग अब मास्क भी लगा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक अहम बदलाव है, और इसके जरिए हम इस बीमारी को फैलने से रोकेंगे और भारत बेहतर स्थिति में रहेगा। बाकी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में कितना भी फैल जाए, लेकिन भारत बेहतर स्थिति में रहेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट नितेंद्र हमें बता रहे हैं वो बहुत अहम है कि जो एक सोशल बिहेवियर में कल से अब तक चेंज हम महसूस कर रहे हैं कि वापसी किस तरह से हमें इस पूरे कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, वो बेहद जरूरी है। लेकिन एक संक्षिप्त में सवाल आपसे ये नितेंद्र, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है, और कल भी ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया कि जिस राज्य से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनके नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। उस लिहाज से साफ तौर पर जो राज्य सरकारें हैं केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाती हुई, ताकि किसी भी लेवल पर इसके प्रचार प्रसार को रोका जाए। हालांकि अभी तो केस बहुत कम है। जी देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार होता रहता है। अगर तभी तो हम कह रहे हैं कि जो चाइना में जो वेरिएंट है BF7 वो भारत में पकड़ में जुलाई से ही आ गया है। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती तो ये पकड़ में नहीं आता। तो जब पकड़ में आया है तो सरकार को भी पता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को पता है, संबंधित राज्य में जहां पर ये पाया गया है उसको भी पता है, और उस पर भी नजर रखी जा रही है। और जहां तक चारों केस का सवाल है, चारों केस में लगभग 3 जो लोग थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छी बात है कि उनको घर पे भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, घर पे ही रहे, घर पे ही ठीक हो गए, यानी होम आइसोलेशन में रहे। उसका बहुत ज्यादा प्रसार और प्रभाव देखने को नहीं मिला। जहां तक सर्विलेंस की बात है तो देश में सर्विलेंस कम्युनिटी लेवल पे भी होता है,
सीवेज में होता है। यहाँ पे सीवेज में भी पानी उनके जो सैंपल लेकर के देखा जाता है कि कहीं वहां तो पॉजिटिव केस नहीं है, और उसके आधार पर उस एरिया के, उस इलाके के लोगों की जांच की जाती है। साथ ही साथ जो बाकी और मेथड है उसका भी साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और जो इंस्टाकॉग बना हुआ है, देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 28 जगहों पे जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है। जो हमारे लैब है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, उनमें सारे संसाधन है। तो ऐसी कोशिश की गई है कि अगर कोई सैंपल आता है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसमें देरी ना हो, जल्द से जल्द उसकी पहचान हो। बहुत ही पुख्ता सर्विलेंस व्यवस्था है। सिर्फ हमें करना क्या है, हम नागरिक को हमें सतर्कता बरतनी है, हमें मास्क अब लगाना है जहां भी हम भीड़ भाड़ में जाए, क्योंकि त्योहार आगे आने वाले दिनों में है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ में अगर आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल, बहुत अहम बात जो लगातार हमने कल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी जिस तरह से कहा गया, हमारे जो संवाददाता है नितेंद्र वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से मास्क, सैनिटाइजर, आपके दो दोस्त, उनसे दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर ही जो है आपको इस वेरिएंट से बचा सकता है। और लगातार अभी भी स्थिति जो है वो भारत में बिल्कुल ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, जिस तरह से लगातार हम अपने इस मंच के माध्यम से भी आपसे कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज जब प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग लेंगे दोपहर 2 बजे में, वहां से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, आप डीडी न्यूज पर लगातार इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स देख पाएंगे। अब आज के एजेंडे में रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो कि संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है। तो आज दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक चर्चा और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने का सदन में प्रस्ताव रखेंगे। तो हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए। राजेश, कई अहम विधायी कार्य आज जो सूचीबद्ध हैं, अगर हम बात करें लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, तो लोकसभा में खास तौर पर हम जो बिल पारित कराने के लिए पेश करने वाले हैं किरेन रिजिजू, खास तौर पर जो तमाम ऐसे कानून 60 से ज्यादा जो किसी काम के नहीं है उन्हें निरस्त किया जाएगा। तो साफ तौर पर आज का ये बिल जो है द रिपीट अमेंडमेंट बिल काफी अहम। हाँ देखिए, बिल्कुल आंचल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि छोटे छोटे कानूनों में बदलाव कर जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको कॉमन पीपुल के लिए आसान बनाया जाए। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो सिर्फ क्लियरेंस की वजह से वो लटक जाता है, उसमें कई तरह की कानूनी पेचीदगियां होती हैं, कई तरह के क्लियरेंस होते हैं। नेशनल हाईवे से क्लियरेंस लेना है, फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है, या फिर बिजली डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। और इसके बावजूद कई बार पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जब खोलने की आप कवायद करते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे कानून, कई अड़चनें आती हैं, जिसकी वजह से कई बार लॉटरी लगने के बाद भी लोगों को वह चीज़ें हासिल नहीं हो पाती हैं जिस व्यवसाय के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर छोटे छोटे ऐसे कानून जो कई बार जनहित से जुड़े मुद्दे में अवरोध पैदा करते हैं, या जो कानून किरेन रिजिजू जिस विधेयक को पेश करेंगे लोकसभा में, उसको निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की ये कोशिश होगी कि इस विधेयक को पारित कराया जाए। चूँकि प्रधानमंत्री का यह ड्रीम रहा है कि वैसे कानून, वैसे अड़चन वाले कानून जो जनहित से जुड़े मुद्दे को प्रभावित करते हैं उनको निरस्त किया जाए, उनमें बदलाव किया जाए, ताकि लोगों की जिंदगियां आसान हो सकें और नए कानून के जरिए हम जनहित से जुड़े मुद्दे को छू सकें। तो लोकसभा की कार्रवाई में जो है वो निरसन जो विधेयक लेकर वो आएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। वहीं राज्यसभा में अर्जुन मुंडा जो जनजातीय सूची है कई राज्यों के, उसमें संविधान संशोधन के जरिए बदलाव कर रहे हैं ताकि उनको और भी सहूलियत दी जा सके। बिल्कुल राजेश, और लगातार हमने देखा कि विपक्ष चाहे तवांग के मुद्दे पर हो हल्ला मचाता रहा और व्यवधान करने की कोशिश की, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। वहीं हमने देखा कि बिहार में जो जिस तरह से जहरीली शराब का आतंक अब भी हम देख रहे हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाए हैं और चाहा है कि किस तरह से इसको लेकर जानकारी दी जाए सदन में। देखिए, यह जो शीतकालीन सत्र है संक्षिप्त जरूर रहा लेकिन बहुत अहम रहा। इसमें कई छोटे छोटे कानून जो हैं बनाने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगे। वहीं विपक्ष के द्वारा तमाम तरह के हाय तौबा मचाने के बावजूद भी जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले सत्र में कई मौक़ों पर बाधित होती हुई या शोर शराबे की भेंट चढ़ती हुई ज़रूर दिखाई पड़ी, लेकिन
अगर बड़े मौकों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चली। सत्र का जो दूसरा हिस्सा, जो भोजन अवकाश के बाद का हिस्सा कहा जाता है आंचल, उस हिस्से में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कई विधेयक को पारित कराने में कामयाबी हाथ लगे। वहीं विपक्ष ने तवांग जैसे मुद्दों को, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान हैं उसकी गूंज कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के टकराहट के रूप में देखने को मिली। वहीं बिहार में जहरीली शराब कांड का आपने जिक्र किया कि जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की गूंज संसद के दोनों सदनों में जो है वो सुनाई पड़ी और बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के दौरान इसको सुना गया। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बिहार सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। कई नेता जो ग्राउंड जीरो पर जो देखने के लिए गए स्पॉट को, उन्होंने आकर के अच्छा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है राजेश, आप बेहतर खबर निकाल कर बता सकते हैं, लगातार संसद कवर करते रहे, कि शायद तय समय से पहले संसद की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। जो सांसद हैं ऑफ कैमरा इस बात की पुष्टि करते रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो नियत समय से पहले इसी हफ्ते खत्म होने के आसार जो हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं। 29 दिसंबर तक सदन की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते सत्रावसान हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो सांसद हैं वो दबी जुबान से इस बात का जिक्र सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है गॉसिप के दौरान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि फैसला जो है लोकसभा और राज्यसभा को लेना है कि कैसे सत्रावसान किया जाए। हालांकि कोई जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य थे वो निपट चुके हैं। ऐसे में आज एक एक विधेयक जो है वो दोनों सदनों में लिस्टेड है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि फर्स्ट हाफ में इसको निपटाने के बाद आज या कल सत्रावसान की संभावना जताई जा रही है। जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो ऐसा बता पा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से चलिए आप नजर बनाए रखिएगा कि और संसद में बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का आज के एजेंडे में और बात करते हैं ठंड को लेकर। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, वहीं ठंड के साथ ही कोहरे का असर भी दिखना शुरू हो गया। अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी। देश के कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। वहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी। लोग अपने वाहनों की लाइट के साथ इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आए। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ठंड के प्रकोप की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम। और वाराणसी से जुड़े हैं हमारे संवाददाता हरिकेश। हरिकेश, किस तरह का मौसम है इस वक्त? अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर भारत को लेकर, सुबह किस तरह की ठंड आप महसूस कर पा रहे हैं? हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप पर सूरज मेहरबान है। धूप आंचल, जैसा कि सुबह हम लोग बात कर रहे थे उस समय मैं घाट पे था, और कल जो आपने बताया, दर्शकों को बता रही थी कि जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शनिवार तक कोहरा और ठंड का माहौल होगा, तो कल ऐसा था। और कल यहाँ पर भी ट्रेनें लेट हुई, कई फ्लाइट्स नहीं उड़ पाईं, जो फ्लाइट्स आईं वो भी डिलेड आईं। इसके अलावा यहाँ पर जिला प्रशासन ने, या पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकती हैं कि जो स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं 12th तक, उनको जो है अगर 8 बजे से है तो उसको 10 बजे से 3 बजे के बीच कर दिया है। कुछ बच्चे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे थे जो उनकी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और आज जो है यहाँ पर पूरा सूरज अपने चढ़े हुए हैं और अच्छी धूप निकली हुई है। घाट पर भी मैं यही सोच के गया था कि कोहरा होगा तो घाट पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सुबह के समय, लेकिन अच्छी धूप थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सैलानी जो पर्यटक हैं, वो खास तौर से धार्मिक पर्यटक जो दक्षिण भारत से आते हैं, उत्तर की ठंड आप कह सकती हैं का देखने के लिए, या यहाँ पर अपने धार्मिक कार्यों से, तो घाट पर भी काफ़ी दिखाई दिए। और अभी कुछ संख्या में जो ई रिक्शा है उस पर बैठ के
काफ़ी संख्या में जा रहे थे, ठीक हमारे पीछे जो सड़क है उससे। तो जो यहाँ पे माहौल है ठंड का, वो आज तो धूप निकली हुई है और खास उतनी ठंड नहीं है, कोहरा भी नहीं है। कल ठंडी हवाएं चल रही थी, कोहरा भी था, और आज तो मौसम साफ है। लेकिन जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था कर दी है, चूँकि फोरकास्ट था मौसम विभाग का, उस लिहाज से स्कूलों को भी, और रोडवेज ने भी एक घोषणा की है जिसमें कि रात्रिकालीन जो बसें चलेंगी, अगर कोहरा है तो यात्रियों को पहले से बता दिया जाएगा कि जब कोहरा अगर है तो बसें रोक दी जाएंगी। जिस भी जगह पे उन्हें महसूस होगा ड्राइवर और कंडक्टर को कि ज़्यादा कोहरा है, चलाना अच्छा नहीं होगा, तो एक ऐसी व्यवस्था दी गई है उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से भी। तो जो जाड़े में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। खास तौर से कल से जो शुरू हुआ है शीतलहर भी कह सकती हैं आप, कोहरा जो दृश्यता कम हो गई है, जिससे ट्रेनों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, मौसम काफी साफ है, हवाई जहाजों पर भी प्रभाव पड़ा है। और अभी तो मौसम काफी साफ है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर साफ है और लेकिन हम जानते हैं हरिकेश, क्योंकि ये पूरा जो महीना अब तो खत्म होने वाला है, आगे जनवरी, कहते हैं कि बड़े दिन के बाद और तापमान में गिरावट आती है। खासतौर पर अगर मैं रैन बसेरों की बात करूं, किस तरह से तैयारी है वहां सरकार को लेकर, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठंड के वक्त अपना एक नया वहां पर आशियाना ढूंढते हैं और उनको मुश्किलों का सामना ना आए, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये तो कल से शुरू हुई है, लेकिन रैन बसेरे की चर्चा और अखबारों में खबर जो है पिछले 3-4 दिनों से थी। कई जगह रैन बसेरे, जैसे स्टेशन है, रोडवेज है, उसके पास जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे भी जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चौराहे हैं, कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, आग जला के जो लोग आते जाते हैं उनको उसका देने के लिए। घाट पे भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, लोगों को जो अगर जाते हैं सुबह के समय, या यहाँ पर चूँकि सुबह के समय गंगा स्नान का भी प्रावधान है तो लोग आते हैं। आज भी मैं जब घाट पे था तो काफ़ी लोग स्नान करने आए हुए थे, उनमें जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो तो थे ही, जो चूँकि मैं उसी घाट पे आज आंचल था जहाँ पे काशी तमिल संगमम के दौरान हनुमान घाट जो जहाँ पे तमिल से समूह आते थे, वहाँ पर भी मुझे तमिलनाडु से आए हुए काफ़ी सैलानी दिखाई दिए। वो अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, जो गंगा स्नान के बाद जो धार्मिक अनुष्ठान वो लोग करते हैं वो दिखाई दिए। और यहाँ पर जो आपने कहा रैन बसेरे यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से, अभी तो कल चूँकि आया है, काफ़ी ठंड की बात शुरू हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से पहले से ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया था और रैन बसेरों के लिए अच्छी व्यवस्था जो होती है वो की गई थी। साथ ही अलाव जो चौराहों पे जलते हैं, क्योंकि लोग जब चलते हैं तो अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। तो मान सकते हैं कि राज्य प्रशासन की जो तैयारी है वो पुख्ता और मुस्तैद है ठंड से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी के साथ। नमस्कार।